is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion. It is not the expression of personality, but an escape from personality. By Thomas Stern Eliot. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility by William Wordsworth. हाय गाइस, माय नेम इज़ महेंद्र और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट रिटन बाय थॉमस स्टर्न इलियट। इस ऐसे का सबसे पहला पब्लिकेशन द इगोस्ट मैगजीन में 1919 में किया गया और उसके बाद द सीक्रेट वुड टी.एस. इलियट की पहली क्रिटिसिज्म की बुक में इसे 1920 में पब्लिश करवाया गया और फिर इलियट के ही सेलेक्टेड एसेज में भी इसे पब्लिश करवाया गया था। इलियट के अकॉर्डिंग एक पोएट के लिए ट्रेडिशनल इनहेरिटेड नहीं होता, लेकिन अगर उसे ट्रेडिशनल को पाना हो तो उसे हार्डवर्क करना ही पड़ता है। टी.एस. इलियट बताते हैं कि पास्ट से एक कनेक्शन होना चाहिए पोएट का, एक हिस्टोरिकल सेंस। एक पोएट के अंदर एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो पास्ट के राइटर से अपने वर्क को मैच कर सके। हिस्टोरिकल सेंस पास्ट में ही मौजूद नहीं होता बल्कि प्रेजेंट में भी होता है। इलियट बताते हैं कि पास्ट प्रेजेंट में भी मौजूद होता है और दोनों एक साथ चलते हैं और यही हिस्टोरिकल सेंस एक पोएट को ट्रेडिशनल बनाता है। द पोएट्स माइंड is in fact a receptacle for seizing and storing up numberless feelings, phrases, images which remain there until all the particles which can unite to form a new compound are present together. Means poets के mind में पहले से ही बहुत सारी feelings, phrases, images ये store होते हैं जब तक कि ये सब combine नहीं हो जाते और एक नया compound नहीं बना देते हैं। यानी कि पास्ट की सारी चीज़ें पहले से कंबाइन होकर प्रेजेंट में आती हैं और प्रेजेंट में ये सब डेटा फीलिंग्स फ्रेजेस हेल्प करती हैं कुछ नई चीज़ें, कुछ नई क्रिएशन बनाने में, और यही सब चीज़ें एक पोएट को ट्रेडिशनल बनाती हैं, उसे पास्ट के पोएट से रिलेट कर पाती है। मेन एम टू राइट दिस ऐसे, टी.एस. इलियट एक ऐसे वर्क को लिखना चाहते थे जिसके थ्रू वे ये समझा सकें कि कैसे एक राइटर के वर्क को दूसरे राइटर के वर्क से कनेक्ट किया जा सकता है। इस टर्म को बोला जाता है लिटरेरी हिस्ट्री और एक और टर्म इसके लिए यूज होता है इंटरटेक्सचुअलिटी। इंटरटेक्सचुअलिटी का टर्म कॉइन किया था जूलिया क्रिस्टोवा ने। इससे पहले फेर्डिनेंड द श्योर ने भी इसका यूज किया था साइन के कॉन्सेप्ट में। यह वर्क रोमांटिसिज्म के कुछ व्यूज़ का भी अपोज करता है, जैसे कि रोमांटिसिज्म में इमोशंस पर फोकस किया जाता था, लेकिन इस वर्क में इमोशंस के अपोजिट ये कहा गया है कि पोइट्री एस्केप फ्रॉम इमोशंस होती है और एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी ना होकर एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी होती है। टी.एस. इलियट का लिटरेरी क्रिटिसिज्म बताता है कि उनकी पोइट्री एज अ पोएट जस्ट उनका एक्सपीरियंस है। वे फोकस करते हैं आर्ट की ऑब्जेक्टिविटी पर, जिसका मतलब होता है आर्ट का एक पर्पज होना चाहिए। वे आगे पोइट्री को इम्प्रेशनल कहते हैं, मीन्स पोइट्री को राइटर की पर्सनैलिटी से डिफरेंट बताते हैं। पोइट्री को राइटर की पर्सनैलिटी के बेस पर जज नहीं किया जाना चाहिए। एक पोएट के लिए पास्ट की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होती है और इस पास्ट की अवेयरनेस को लेने के लिए एक टर्म कॉइन करते हैं यहाँ टी.एस. इलियट, सेल्फ सेक्रीफाइस। एक बार पास्ट की अवेयरनेस होने पर यह पोएट की पर्सनैलिटी को हटा देता है और पोएट सिर्फ एक एक्सप्रेशन का मीडियम बच जाता है। टी.एस. इलियट की इम्प्रेशनैलिटी की थ्योरी आगे बेस बनती है न्यू क्रिटिसिज्म का, जो कि अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म था, और जॉन क्रो रैनसम की 1941 की बुक द न्यू क्रिटिसिज्म से यह टर्म आया था। न्यू क्रिटिसिज्म क्लोज रीडिंग और इम्प्रेशनैलिटी पर फोकस करता था। टी.एस. इलियट इस ऐसे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में फोकस करते हैं मेनली। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, दूसरा थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री, तीसरा कंक्लूजन। वो कहते हैं कि एक राइटर को इंडिविजुअल नहीं किया जा सकता क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक राइटर अपने से पहले के राइटर से इंस्पायर होकर ही लिखता है। नो पोएट, नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज़ इज कंप्लीट मीनिंग अलोन।
द पास्ट शुड बी ऑल्टर्ड बाय द प्रेजेंट एज मच एज द प्रेजेंट इज डायरेक्टेड बाय द पास्ट। टी.एस. इलियट कहते हैं कि पास्ट के वर्क को प्रेजेंट में ऑल्टर्ड करना चाहिए, यानी कि इसे डेवलप किया जा सकता है, और पास्ट प्रेजेंट को डायरेक्शन दे सकता है, यानी कि पास्ट से सीखकर हम प्रेजेंट को और बेटर बना सकते हैं। Poets should be familiar with almost all literary history, not just the immediate past, but the distant past, and not just the literature of his own country, but the whole. टी.एस. इलियट कहते हैं कि पोएट को लिटरेरी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन इमीडिएट पास्ट के बारे में नहीं, उससे भी पहले के, बहुत पहले के पास्ट के बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए। और ये नॉलेज सिर्फ खुद की कंट्री के बारे में ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर एक कंट्री के बारे में उसे पता होना चाहिए। और यह नॉलेज उसे हेल्प करेगी ट्रू आर्ट के लिए। ट्रू आर्ट का पर्सनल लाइफ से कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि ये आर्ट आती है डीप स्टडी से और नॉलेज से। इलियट्स बिलीव दैट क्रिटिकल स्टडी शुड बी डाइवर्टेड फ्रॉम द पोइट टू द पोइट्री। टी.एस. इलियट का बिलीफ है कि क्रिटिकल स्टडी को डाइवर्ट कर देना चाहिए पोइट से पोइट्री की तरफ, क्योंकि पोइट की तरफ होने पर ये पर्सनैलिटी का क्वेश्चन आ जाएगा और इम्प्रेशनैलिटी की थ्योरी के अपोजिट हो जाएगा। इसलिए क्रिटिकल स्टडी को पोइट्री की तरफ आना चाहिए, उसमें मीटर फॉर्म्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। थ्योरी ऑफ इम्प्रेशनैलिटी के लिए एग्जाम्पल देते हुए टी.एस. इलियट 2 गैसेस का एग्जाम्पल देते हैं जो प्लेटिनम की प्रेजेंस में सल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं। यह तभी होता है जब प्लेटिनम मौजूद हो, लेकिन न्यू बने हुए एसिड में प्लेटिनम होता ही नहीं है। टी.एस. इलियट कहते हैं कि पोएट भी इस प्लेटिनम के टुकड़े की तरह होता है जो ह्यूमन एक्सपीरियंस पर वर्क करता है, लेकिन आर्टिस्ट जितना परफेक्ट होता है वह उतना ही उस वर्क से खुद अलग हो जाता है। ग्रेट पोइट्री तभी बनती है जब उसमें इमोशन को डायरेक्ट यूज़ ना किया जाए, इमोशंस को साइड रखा जाए, तभी ग्रेट पोइट्री निकल कर आती है। The work of the poet is not to find new emotions, but to use the ordinary ones in working them up into poetry to express feelings which are not in actual emotion at all, and emotions which he has never experienced. टी.एस. इलियट के अकॉर्डिंग एक पोइट का वर्क ऐसा नहीं कि वो नए इमोशंस को यूज करे, बल्कि पुराने इमोशंस को यूज करके वो कुछ ऐसे इमोशंस को क्रिएट करे जो कि एक्चुअल इमोशन से डिफरेंट हो और आज तक एक्सपीरियंस ना की गई हो। ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म एंड सेंसिटिव एप्रिसिएशन आर डायरेक्टेड नॉट अपॉन द पोएट बट अपॉन द पोइट्री। ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म हो या सेंसिटिव एप्रिसिएशन, यानी कि तारीफ़ की जाए या फिर क्रिटिसिज्म की जाए, वह पोएट का नहीं होना चाहिए, बल्कि पोएट से शिफ्ट होकर पोइट्री की तरफ आना चाहिए। पोइट्री इज़ द रिलेशन ऑफ द पोएम टू इट्स ऑथर। टी.एस. इलियट का मानना है कि पोइट्री रिलेशन होती है पोएम का ऑथर के साथ, और ये ऑथर जब पोएम को लिखते हैं तो जो इमोशंस होते हैं वो एक सिंगल इमोशन भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस भी हो सकता है। वो एक पैसेज को कोट करते हैं और बताते हैं कि उस पैसेज में पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस का एक कॉम्बिनेशन है। इसमें ब्यूटी की तरफ जितना अट्रैक्शन है उतना ही अगलीनेस की तरफ फैसिनेशन भी है। यह बैलेंस एक ड्रामेटिक सिचुएशन भी क्रिएट करता है। एक पोएट डायरेक्टली अपने इमोशंस को रीडर से जोड़ नहीं सकता, उसके लिए उसे ऑब्जेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। इसके लिए इलियट ने वॉशिंगटन एलिस्टन के द्वारा कॉइन की एक टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की हेल्प ली। अपनी बुक हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में उसने इसे डिफाइन किया। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव राइटर के इमोशंस को शो कराती है ऑब्जेक्ट्स के हेल्प से। लाइक अगर एक पर्सन दुखी है एंड रेन इज़ हैपनिंग आउटसाइड, सो हम उसके सैडनेस को करेक्ट कर सकते हैं रेन के साथ। रीडर को ये लगेगा कि रेन हो रही है उसी समय जिस समय पोएट या राइटर सैड है या कहानी का प्रोटेगनिस्ट सैड है, उसी समय रेन हो रही है, तो रेन कैन बी कनेक्टेड टू दैट इमोशन ऑफ द राइटर। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस।